जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम अक्टूबर में है और आरओ का री एग्जाम 27 जुलाई को है। और उसमें एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपी जीके, यूपी स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करीबन 9 से 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके लिए एक कंप्लीट बैच यूपी जीके का लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको 15 लेक्चर में कंप्लीट यूपी जीके पढ़ाने वाला हूँ। और कल मैंने जो लेक्चर लिया था उसको मैं वहीं पर स्टॉप करूंगा, क्योंकि उसमें देखिए टाइम ज्यादा लगेगा, 20 से 25 लेक्चर जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको पीपीटी की मदद से, क्योंकि कल वाले क्लास में मैंने टोटल आपको लिखाया हुआ था, तो इसीलिए अब मैं क्या करूंगा, पीपीटी की मदद से कंप्लीट लेक्चर लूंगा। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, इसके बारे में पढ़ने वाला हूँ। लेक्चर नंबर 1 है और जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पर साथ साथ कवर करते हुए चलूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इस चीज के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करते हुए चलेंगे। चलिए पहला देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय के। तो सामान्य परिचय को जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको दो चीजें को विशेष ध्यान रखना होगा कि इसका अवस्थिति कैसी है और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। अगर इसके राज्य के विस्तार की बात करें तो राज्य का विस्तार, इसका क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है, कौन सा चौथा सबसे बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश। सर पहले नंबर पर कौन आता है, पहले नंबर पर राजस्थान आ गया, पहले नंबर पर कौन आ गया, राजस्थान आ गया। और दूसरे नंबर पर कौन आता है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर पहले नंबर पर राजस्थान आता है तो दूसरे नंबर पर कौन आएगा, मध्य प्रदेश आएगा। तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य आता है, महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र राज्य है। और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश राज्य आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत के अगर कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और भारत के क्षेत्रफल का 7.33% जो है वो किसका है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, यानी 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ग्लोब की अवस्थिति की बात की जाए तो 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ तक अक्षांश तक स्थित है। अक्षांश यानी जो नॉर्थ है ना, नॉर्थ, इस तरीके से आपको याद रखना होगा, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अगर हम भारत की बात करें तो ये ग्लोब हो जाता है और यहाँ पर ये भूमध्य रेखा है। क्या चीज है, भूमध्य रेखा। इसके बाद में इस जगह पर ये पड़ती है कर्क रेखा। ये क्या पड़ती है, कर्क रेखा। नीचे पड़ती है मकर रेखा। तो जो भारत की अवस्थिति है वो किस प्रकार की अवस्थिति है, इस तरीके से भारत कहीं ना कहीं लाई करता है, भारत यहाँ पर आता है। तो जब भारत यहाँ पर आता है तो इस स्थिति में देखा जाता है कि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या है, नॉर्थ पोल है, नीचे वाला साउथ पोल है। तो ये ऊपर वाला जो क्या है, नॉर्थ पोल है। तो ऊपर जो अवस्थिति होगी वो इसके अक्षांशों की जो अवस्थिति होगी वो क्या होगी, नॉर्थ होगी। यानी ये ऊपर साइड है, जो अक्षांश होंगे वो ऊपर साइड होगा। और अगर देशांतर की बात की जाए तो देशांतर की अवस्थिति क्या होगी, तो ये इस साइड में, अगर हम यहाँ पर एक देखते हैं बीच में, ये बीच में एक 0 डिग्री रेखा होती है। तो जो 0 डिग्री रेखा होती है इसके इस साइड जो होता है वो क्या होता है, ईस्टर्न। और इस साइड क्या होता है, वेस्ट होता है। इस साइड ईस्टर्न होता है, ईस्ट होता है, इस साइड वेस्ट होता है। तो इसीलिए भारत जो है वो ईस्ट साइड में है। तो इसीलिए इसकी देशांतर जो स्थिति होती है वो क्या होती है, 77 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से 84 डिग्री 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट देशांतर तक इसकी अवस्थिति होती है। अगर कुल विस्तार की बात कर दें, मतलब कंप्लीट विस्तार कितना होता है इसकी अगर बात कर ली जाए तो 7 डिग्री 36 मिनट। और देशांतर अगर विस्तार की बात कर ली जाए तो 7 डिग्री 9 मिनट इसका देशांतर विस्तार होता है। क्योंकि इसमें देखिए 84 डिग्री 39 मिनट से इसको जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7 डिग्री 9 मिनट आ जाएगा। और इसको इससे घटाएंगे तब ये आ जाएगा 7 डिग्री 36 मिनट आ जाएगा। तो इस चीज का आप लोग विशेष याद रखेंगे, कहां से कहां तक इसका विस्तार होता है और कुल विस्तार कितना होता है, इस चीज पर भी आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और कंप्लीट यूपी जीके की पीडीएफ के लिए आपको हमारा एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड करना होगा। इस प्रकार का ये लोगो होगा, इसको डाउनलोड करिए। ये लोगो आपको जो दिख रहा है इस प्रकार का लोगो होगा, एग्जाम वेब सर्च करिए प्ले स्टोर पर और
और डाउनलोड करिए। वहां पर आपको इसकी फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी और फ्री में क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। यूपीजीके का कंप्लीट जो बैच है वो भी आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए और एग्जाम वेब ऐप को भी डाउनलोड करिए। और आपके लिए एक विशेष सूचना है, यदि आप यूपीपीसी सारो यारो की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और बूस्ट करना चाहते हैं, अपने मार्क्स को और ज्यादा लाना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं 45 दिन का रिवीजन और गाइडेंस प्लान। इसके अंतर्गत आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा कि कितने चीजों को पढ़ना है, क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है, ऐसी सभी गाइडेंस दी जाएंगी। यहाँ पर आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी भी और बूस्ट कर सकते हैं। जहां पर भी कहीं कमी आ रही है तो उसको भी प्रॉपर तरीके से सही कर सकते हैं। 10 फुल लेंथ टेस्ट के साथ में 12 टॉपिक वाइज टेस्ट भी दिए जाएंगे और क्विक रिवीजन नोट्स दिया जाएगा, जिसमें आपके 85 प्लस मार्क्स कवर कर लिए जाएंगे। पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, 45 दिन का रिवीजन प्लान दिया जाएगा जो डे बाय डे के टारगेट के हिसाब से प्लान किया गया है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए और प्लान भी देख सकते हैं। प्लान जो है वो आप फ्री में देख सकते हैं और यह कोर्स मात्र 999 रुपए का है, लेकिन अभी इसमें ऑफर चल रहा है तो ये कोर्स आपको मात्र 249 रुपए में मिल जाएगा। 10 मई से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, बहुत कम समय बचा हुआ है। आप जल्दी से जल्दी इसमें एडमिशन लीजिए, क्योंकि बाद में टाइम जब हो जाएगा एक्स्ट्रा तब आप एडमिशन लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रिवीजन प्लान है जो वो 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद में इसमें अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो दिए गए कूपन कोड को यूज करिए, आपको इसमें 50 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 199 में ये कोर्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कांटेक्ट करने के बाद में आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। और जो टारगेट रहेगा वो 27 जुलाई 2025 को एग्जाम आने वाला है, उसके टारगेट के हिसाब से हम कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी कराएंगे। तो जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक दी गई है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। अब हम बात करते हैं नामकरण के बारे में। उत्तर प्रदेश का नामकरण, गठन, पुनर्गठन, इससे संबंधित चीजों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो 1834 में उत्तर प्रदेश का नाम था वो क्या था? 1834 में इसका नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत। क्या नाम था? उत्तर पश्चिमी प्रांत। 1870 में इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध पड़ा। इसके बाद में 1902 में इसका नाम आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत पड़ा। 1950 में जब 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम क्या पड़ा है? उत्तर प्रदेश नाम पड़ा है 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन क्या होता है? उत्तर प्रदेश का गठन होता है। इस दिन क्या होता है? उत्तर प्रदेश का गठन होता है। अगर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? किस चीज का? उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस है वो कब मनाता है? 24 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है, क्योंकि 24 जनवरी को 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना होती है। 1956 में इसका पुनर्गठन किया जाता है। 1 नवंबर 1956 में उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया जाता है। और 2000 ईस्वी में 9 नवंबर 2000 ईस्वी के दिन 13 जिलों को पृथक करके यानी अलग करके एक नया राज्य उत्तराखंड राज्य बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 9 नवंबर 2000 में। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके उत्तराखंड बनाया जाता है। इसके बाद में इसके राजकीय प्रतीक के बारे में जान लेते हैं। अशोक जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। सारस या कौंच राजकीय पक्षी है। बारहसिंगा राजकीय पशु है। हिंदी प्रथम राजकीय भाषा है और उर्दू जो है वो द्वितीय राजकीय भाषा है। इसको 1989 से मान्यता मिली है कि उर्दू भी उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा होगी, द्वितीय भाषा के रूप में इसको मान्यता मिली है। उत्तर प्रदेश राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष है और इसे 1938 ईस्वी में स्वीकृत किया गया था। कब स्वीकृत किया गया था? 1938 ईस्वी में स्वीकृत किया गया था। और ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है लखनऊ के रूमी दरवाजा से। कहां से लिया गया है सर? लखनऊ के रूमी दरवाजा से लिया गया है। इसको नोट करेंगे, लखनऊ के रूमी दरवाजा से लिया गया है। लखनऊ में एक दरवाजा स्थित है जिसका नाम क्या है? रूमी दरवाजा है। तो वहीं से ये लिया गया है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है? लखनऊ के रूमी दरवाजा से लिया गया है। इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय में ही हम विधायिका की बात करते हैं। तो 24 जनवरी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का दिवस मनाया जाता है, यानी स्थापना दिवस मनाता है। राज्य का गठन वर्ष 1950 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के नाम से इसी दिन किया गया था। और विधानसभा की अगर बात की
की जाए तो 403 इनमें कुल सदस्य संख्या है। और अध्यक्ष इसके कौन है वर्तमान में? सतीश महाना है। नेता सदन कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। और नेता विपक्ष के कौन है? अखिलेश यादव जी नेता विपक्ष हैं। विधान परिषद की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल विधान परिषदों की संख्या जो है, सदस्य संख्या है, वो 100 है। और अध्यक्ष की अगर बात कर ली जाए तो कुंवर मानवेंद्र सिंह इसके अध्यक्ष हैं। और नेता सदन की बात की जाए तो केशव प्रसाद मौर्य विधान परिषद के नेता सदन है या नेता पक्ष के सदस्य हैं। अन्य तथ्यों में बात करें तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 80 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 31 है। राज्यपाल की बात की जाए तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ जी इस समय के मुख्यमंत्री हैं। अब देखिए कई बार क्वेश्चन आता है जो लोकसभा सदस्य और राज्यसभा के सदस्य जो हैं उत्तर प्रदेश में कितनी संख्या है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले एक चीज को आपको याद रखना होगा। चलिए देख लेते हैं। लोकसभा में टोटल सदस्य संख्या कितनी है? 543 है, जिसमें से 80 कहां पर है? उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सदस्यों की संख्या है। अगर यहां पर बात की जाए कि रिजर्व कितनी है, यानी कितनी जो है वो आरक्षित हैं, कितनी सदस्य संख्या आरक्षित है, तो 17 सदस्य संख्या आरक्षित है, जो कि कौन है? एससी कैटेगरी के जो होंगे। और अगर पूछा जाए एसटी कैटेगरी के कितने हैं, तो एसटी कैटेगरी के 0 हैं। और जबकि एससी कैटेगरी की जो रिजर्व सीट हैं वो 17 सीटें हैं। लोकसभा में कुल आरक्षित संख्या कितनी है? लोकसभा में अगर पूरे लोकसभा की बात की जाए तो 131 है रिजर्व कैटेगरी की, यानी जो आरक्षित संख्या है वो कितनी है? 131 है, जिसमें से 84 किसकी है? 84 है एससी कैटेगरी की। और 47 किसकी है? 47 एसटी कैटेगरी की है। तो 131 टोटल है 543 में से। और वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो 17 सीटें हैं जो वो रिजर्व हैं, किसके लिए? एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। और पहले जो लोकसभा में और विधानसभा में जो सीटें हुआ करती थी, यानी दो एंग्लो इंडियन की सीटें हुआ करती थी, इनको हटा दिया गया है। एंग्लो इंडियन को वो कब से हटाया गया है? वो हटाया गया है 104वें संविधान संशोधन के तहत इनको हटा दिया गया है। अगर हम बात कर लें विधानमंडल की, उत्तर प्रदेश के विधानमंडल की, किसकी बात कर लें? विधानमंडल की, तो विधानमंडल का जो अनुच्छेद है वो किसके अंतर्गत आता है? यहाँ पर एक नया पेज लेते हैं और उसको भी समझ लेते हैं। अगर हम किसकी बात करें? विधानमंडल की बात करें, विधानमंडल, किसके विधानमंडल की बात हो रही है? उत्तर प्रदेश के विधानमंडल। हालांकि बाद में हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। तो ये अनुच्छेद किसके अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 168 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। यहाँ पर केवल और केवल विधानमंडल की बात मैं बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल इसलिए बताया क्योंकि उत्तर प्रदेश का टॉपिक पढ़ रहा हूँ। तो विधानमंडल किस अनुच्छेद के तहत आता है? 168 के तहत आता है। और विधानमंडल में दो प्रकार की होते हैं, एक तो होती है विधानसभा, एक क्या होती है सर? विधानसभा होती है। दूसरी क्या होती है सर? विधान परिषद होती है। दूसरी क्या होती है? विधान परिषद होती है। जब मैंने पॉलिटी का लेक्चर लिया था तो कंप्लीट इस चीज के बारे में जानकारी दी थी। अगर हम विधान परिषद सभा की बात करते हैं तो अनुच्छेद 170 के अंतर्गत आती है। और विधान परिषद की बात करते हैं तो आर्टिकल 171 के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या कितनी है? 100 है। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 403 है। तो इस बारे में आप लोग याद रखेंगे। विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो आपका उत्तर प्रदेश पड़ जाता है, दूसरा बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र। याद करते रहिए, मैं आपको याद करा रहा हूं, यहीं पर आपको क्लास के अंदर ही सारी चीजें याद करा दूंगा। अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें क्योंकि ये प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो यहाँ पर मैं 4 राज्य बता चुका हूं जो विधान परिषद के हैं। एक बताया उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा तेलंगाना, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा कौन सा हो जाएगा? कर्नाटका हो जाएगा सर। और अंतिम नंबर पर कौन आएगा? आंध्र प्रदेश आएगा। आंध्र प्रदेश किस नंबर पर आएगा? अंतिम नंबर पर आएगा। यानी 6 राज्य हैं जहां पर क्या है? विधान परिषद है। विधान परिषद जो है, विधान परिषद किन राज्यों में है? 6 राज्यों में। इन 6 राज्यों को आप लोग याद कर लीजिए। विधान परिषद के अगर गठन की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब हुआ है? 1937 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में विधान परिषद का गठन होता है। कब होता है? 1937 ईस्वी में। और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80 है। और जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है?
31 है। अगर बात कर ली जाए कि सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाली संख्या वाला राज्य सॉरी जिला कौन सा है, प्रयागराज। प्रयागराज है जो वो कौन सा है, सर्वाधिक विधानसभा सीटें यहाँ पर है, सर्वाधिक सीटें हैं। कितनी सीटें हैं सर, 12 सीटें हैं, 12 विधानसभा सीटें हैं जो सबसे नंबर 1 पर आता है। और न्यूनतम विधानसभा वाली तीन जिले हैं, सॉरी 3 जिले हैं, 3 जिले वो कौन कौन से हैं, एक तो श्रावस्ती हो गया, श्रावस्ती, दूसरा महोबा, तीसरा चित्रकूट। तो ये 3 जिले हैं जहां पर सबसे कम विधानसभा सीटें हैं। कितनी कितनी विधानसभा सीटें हैं सर, 2 सीटें हैं, प्रत्येक जिले में 2 सीटें हैं। तो इस चीज का आप लोग विशेष याद रखेंगे। ये जो एक्स्ट्रा चीजें थी वो मैंने आपको बताई हैं। इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं, राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या है जो है कितनी है, 403 है। राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है सर, 403 है। अगर हम इसमें बात कर लें कि कितनी सीटें रिजर्व हैं, कितनी सीटें हैं जो वो रिजर्व हैं, वो आप लोग बताइएगा सर कितनी सीटें रिजर्व हैं। 86 सीटें हैं जो रिजर्व हैं, जिसमें से 84 सीटें एससी कैटेगरी के लिए और 2 सीटें एसटी कैटेगरी के लिए हैं, रिजर्व सीटें हैं। इस चीज का आप लोग विशेष याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मतदाताओं की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, गाजियाबाद है। और मतदाताओं की दृष्टि से विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, विधानसभा जो क्षेत्र है वो गाजियाबाद में एक जगह पड़ती है, साहिबाबाद, वो सबसे ज्यादा विधान मतलब मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। अगर बात कर ली जाए 18वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है, जो 18वीं विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, 18वीं विधानसभा इसमें महिलाओं की संख्या कितनी है, यानी यहाँ पर महिलाएं कितनी विधायक हैं, तो 47 संख्या है। कितनी संख्या है सर, 47 है, 47 है। और उत्तराखंड बनने से पहले यानी 9 नवंबर 2000 तक विधानमंडल में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या जो है वो कितनी थी, 425 थी। और जैसे ही 13 जिला उत्तराखंड से निकलकर आगे हुए तब 403 संख्या रह गई। 13 जिले हटे और संख्या कितनी रहेगी विधानसभा सदस्यों की, 403 रहेगी। और जबकि जब उत्तराखंड नहीं बना हुआ था नवंबर 2000 से पहले, तब कितनी संख्या थी, तब यहाँ पर 425 विधानसभा सीटों की संख्या थी। इस चीज पर भी आप लोग विशेष गौर रखेंगे। तो ये चीजें आपको जो भी मैंने समझाई हैं वो समझ में आ गई होंगी। इसके बाद में अब हम बात करते हैं प्रशासनिक विवरण के बारे में। तो प्रशासनिक विवरण में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी होगी, प्रशासनिक विवरण में आपको याद रखना होगा कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, कौन कौन सा मंडल कहाँ पर स्थित है, इन सभी चीजों के बारे में आपको याद रखना होगा। चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले एक एक के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है सर, 18 है। और उनमें कितने कितने जिले शामिल हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लखनऊ मंडल की। लखनऊ मंडल में टोटल 6 जिले शामिल हैं, हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव। आगरा मंडल में कितने शामिल हैं, आगरा मंडल में 4 जिले शामिल हैं, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा। कानपुर मंडल में औरैया, इटावा, फरकाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कन्नौज, 6 जिले शामिल हैं। और जितने भी 6 जिले वाले मंडल जो हैं वो सबसे बड़े मंडल हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मंडल कौन से हैं, जिनके अंतर्गत 6 जिले शामिल हैं। मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत 5 जिले शामिल हैं, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, संभल, अमरोहा। इसके बाद में आजमगढ़ मंडल में आजमगढ़, बलिया, मऊ। मिर्जापुर मंडल में मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र। झांसी मंडल में जालौन, झांसी, ललितपुर। सहारनपुर मंडल में मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली। 3 जिलों वाले जो मंडल हैं वो सबसे छोटे मंडल हैं। और इसके बाद में वाराणसी मंडल में चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी। चित्रकूट मंडल में बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा। अलीगढ़ मंडल में अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। और प्रयागराज मंडल में प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़। इसके बाद में बरेली मंडल में 4 जिले हैं, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर। गोरखपुर मंडल में देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज। बस्ती मंडल में बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर। देवीपाटन मंडल में बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती। इसके बाद में अयोध्या मंडल में देखिए अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अयोध्या, यहाँ पर अयोध्या कर लीजिए, सुल्तानपुर, अमेठी। मेरठ मंडल में बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़। देवीपाटन मंडल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, गोंडा में स्थित है। तो
इसीलिए इसे क्या माना जाता है, देवी पाटन मंडल की जगह यहाँ पर देवी पाटन नहीं लिखा है, गोंडा जिला लिखा है, और देवी पाटन का जो मुख्यालय है वो गोंडा में स्थित है। नवीनतम मंडल कौन सा, अलीगढ़। अलीगढ़ मंडल जो है वो सबसे नवीनतम मंडल है, इस चीज का भी आप लोग विशेष याद रखेंगे। इसके बाद में कुल 17 नगर निगम हैं, वो कौन कौन से हैं, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, फिरोजाबाद, अलीगढ़, नगर निगम अलीगढ़, आगरा, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद, सहारनपुर, झांसी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और शाहजहांपुर। 2018 में शाहजहांपुर नगर निगम के क्षेत्र में आ गया था। तो नगर निगम की संख्या कितनी है, 17 है। इसके बाद में कई क्वेश्चन और भी पूछ लिए जाते हैं। अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि नगर समूहों या नगर संकुलनों, यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए नगर संकुलनों की संख्या कितनी है, तो आप चाहे नगर समूह पूछा जाए या नगर संकुलन पूछा जाए तो 915 ही इसका आंसर होगा। नगर निगम या नगर निकाय पूछा जाए तो 17 आंसर होगा। आर्थिक संभाग क्षेत्र पूछा जाए तो 4 आंसर होगा। और इसके बाद में अगर तहसील पूछा जाए तो 351 होगा। और पूछा जाए नगर पालिका परिषद कितनी है, 198 नगर पालिका परिषद है। और कई जगह पर आपको 200 नगर पालिका परिषद भी लिखा हुआ नजर आएगा, तो ये भी ठीक है। 200 नगर पालिका परिषद है, इस चीज का भी आप लोग विशेष याद रखेंगे। विकास खंड कितने हैं, 825 या फिर 826। 826 को याद रखिए, 826 विकास खंड है राज्य निर्वाचन आयोग के हिसाब से। आवास एवं विकास परिषद कितने हैं, 54। आवास एवं विकास परिषद कितने हैं, 54 है, लिखा नहीं है, इसको लिख लीजिए। आवास एवं विकास परिषद, आवास एवं विकास परिषद, तो कितनी संख्या है इनकी, 54 है इनकी संख्या। आवास एवं विकास परिषद की संख्या 54 है सर। इसके बाद में विकास प्राधिकरण की संख्या कितनी है, इसको भी लिख लीजिए। विकास प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण की संख्या जो है वो कितनी है सर, 28 है। डाकघरों की संख्या कितनी है, 17,670 है। ग्राम पंचायत कितनी है, 6,774। नगर पंचायत 438 है। और विकास खंड कितने हैं, 826। इस पर भी आप लोग विशेष याद रखेंगे। क्षेत्र पंचायत की अगर बात की जाए तो कितनी है, 826 है। क्षेत्र पंचायत भी आप लोग लिख लीजिए, क्षेत्र पंचायत की संख्या कितनी है, 826 है। इसके बाद में अगर ब्लॉकों की संख्या पूछी जाए, ब्लॉकों की संख्या, तो वो कितनी है, वो भी कितनी हो जाएगी, 826 हो जाएगी, 826। इसके बाद में अगर पूछा जाए नगर पंचायत की संख्या कितनी है, यहाँ पर नगर पंचायत की संख्या कितनी है, 546 है, 546। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, 546, ये गलत है थोड़ा सा डाटा, तो 546 क्या है, नगर पंचायत है। इसको थोड़ा सा हम अलग पेज में एक बार डिटेल से चीजें चेक कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं वर्तमान में नगर एवं नगर समूह संख्या कितनी हो जाएगी, 915। वर्तमान में कुल गांव कितने हैं, 1,06,774 हैं। आबाद गांव कितने हैं, 97,814 हैं। नगर निकाय कितने हैं, 17 हैं। नगर एवं नगर संकुलन की संख्या कितनी है, 915 है। न्याय पंचायतें जो है वो अभी तक अस्तित्व में नहीं आई हैं, 2017 की अधिसूचना के आधार पर अभी तक अस्तित्व में नहीं आई हैं। और ग्राम पंचायतों की अगर बात की जाए तो 58,189 ग्राम पंचायतें हैं। यहां से लिखेंगे ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। ये जो ग्राम पंचायत की जगह पर क्या कर लेंगे आप लोग, गांवों की संख्या। इसको एक काम करते हैं, दोबारा लिख लीजिए, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन डाटा हो रहा है, गलत गलत टाइप हो गया है। तो देखिए दोबारा लिखते हैं स्टार्टिंग से, इसको लिख लीजिए एक बार। नगर समूह, नगर समूह की संख्या कितनी है, 915 है। कुल गांव कितने हैं, कुल गांव 1,06,774 हैं। आबाद गांव कितने हैं, इतने में आबाद कितने गांव हैं जो कुशल मंगल तरीके से रहते हैं, 97,814 हैं। नगर निकाय कितने हैं, 17 हैं। नगर निकाय 17। संकुलन कितने हैं, नगर संकुलन
915 2011 की जनगणना के हिसाब से। और न्याय पंचायत की अगर बात की जाए, न्याय पंचायत, तो क्या लिखेंगे? अस्तित्व में, अब तक अस्तित्व में नहीं। कब की बात हो रही है? 2017 की अधिसूचना के अकॉर्डिंग, अधिसूचना के हिसाब से। ग्राम पंचायत, 58,189। क्षेत्र पंचायत, 826। ब्लॉकों की संख्या, 826। नगर पंचायत, 546। नगर निगम, 17, या नगर निकाय भी कह सकते हैं, 17। इसके बाद में विकास खंड या फिर नगर पालिका परिषद लिख लीजिए, नगर पालिका परिषद। इसकी संख्या कितनी है नगर पालिका परिषद की? 200, और कहीं कहीं पर ऑप्शन में आपको 198 भी लिखा हुआ नजर आएगा। आवास विकास परिषद, आवास विकास परिषद, इनकी संख्या कितनी है? 54 है। विकास प्राधिकरण की संख्या कितनी है? विकास प्राधिकरण, एक तो कानपुर हो गया और नोएडा हो गया, ये सब विकास प्राधिकरण है। इसके बाद में विशेष क्षेत्र, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या सर 5 है मात्र। राजधानी क्षेत्र में शामिल, इसको भी नोट करेंगे, राजधानी क्षेत्र में शामिल, क्षेत्र में शामिल यूपी राज्य के जिले, यूपी राज्य के जिले कौन कौन से हैं जो राजधानी क्षेत्र में शामिल होते हैं? यानी दिल्ली जो एनसीआर या फिर हम कह देते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, रीजन एनसीआर में जो शामिल होते हैं वो कौन कौन से जिले हैं, उनके नाम बताने हैं। 8 जिले हैं, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के 8 जिले जो हैं वो एनसीआर में शामिल हैं। पहला कौन सा है सर? गाजियाबाद। पहला कौन सा है? गाजियाबाद। दूसरा कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। तीसरा कौन सा है सर? बुलंदशहर, बुलंदशहर। और चौथा कौन सा है? मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। पांचवा कौन सा है? हापुड़। छठा कौन सा है? मेरठ। सातवां कौन सा है सर? बागपत। आठवां कौन सा है सर? शामली। ये जो जिले हैं 8 जिले, वो दिल्ली सॉरी जो राजधानी क्षेत्र है, नेशनल कैपिटल रीजन है, एनसीआर में शामिल हैं। इस चीज का आप लोग याद रखेंगे। चलिए फाइनली अब हम बात क्या करते हैं? बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो भौगोलिक सीमावर्ती राज्य हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो कितने जिले हैं जो उत्तर प्रदेश में, ऐसे बात की जाए जो भौगोलिक सीमा वाले हैं, तो कितने राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश जो है वो क्या बनाता है? भौगोलिक सीमा बनाता है। तो बात करते हैं 8 राज्यों के साथ। कितने राज्यों के साथ सर? 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ और एक देश के साथ सीमा साझा करता है। टोटल अगर बात कर लेते हैं तो 9 क्या हो जाएंगे? स्टेट एंड यूटीज हो जाएंगी, स्टेट एंड यूटीज हो जाएंगी। और एक क्या हो जाएगा? कंट्री हो जाएगा। यानी इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? नेपाल के साथ शेयर करता है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, इन 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करता है वो किसके साथ करता है? वो करता है मध्य प्रदेश के साथ। सबसे ज्यादा किसके साथ सीमा साझा करता है? सबसे ज्यादा करता है मध्य प्रदेश के साथ। कितने जिले लगते हैं? 11 जिले,
11 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। और अगर सबसे कम की बात की जाए तो सबसे कम सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश के साथ, केवल एक जिला लगता है सहारनपुर। और भी जैसे हैं जिसमें एक जिले के साथ सीमा साझा होती है, जैसे मान लीजिए मानते हैं झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इसमें भी एक एक जिला ही सीमा साझा करता है, सोनभद्र जिला। लेकिन इनकी जो दूरी है ना वो थोड़ी ज्यादा, मतलब ये ज्यादा किलोमीटर तक सीमा साझा करता है, जबकि हिमाचल प्रदेश बहुत ही कम सीमा साझा करता है। तो इसीलिए हिमाचल प्रदेश सबसे कम, हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ उत्तर प्रदेश सबसे कम सीमा साझा करता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोग बताइएगा जरूर। हिमाचल प्रदेश से सटे जिले कितने हैं? केवल एक जिला है, सहारनपुर है। उत्तराखंड से सटे जिले कितने हैं? 7 हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर बरेली, पीलीभीत। ये कहाँ से हैं? ये उत्तराखंड के साथ 7 जिले हैं। इसके बाद नेपाल से एकमात्र देश जिससे यूपी की सीमा लगती है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। इसके बाद में बिहार से कितने जिले हैं? 7 जिले हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। और झारखंड से केवल एकमात्र जिला है सोनभद्र, और छत्तीसगढ़ से भी एक जिला है सोनभद्र। मध्य प्रदेश से सर्वाधिक जिले लगते हैं, 11 जिले, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, राजस्थान और मथुरा, राजस्थान, मथुरा और आगरा। तो ये कितने हैं? 11 जिले जो हैं वो किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और हरियाणा के साथ अगर बात की जाए तो हरियाणा के साथ 6 जिले सीमा साझा करते हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। दिल्ली से गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद 2 जिले सीमा साझा करते हैं। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ जिला कौन सा है? ललितपुर है। सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। सबसे छोटी सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। सहारनपुर की सीमा हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से लगती है। सोनभद्र की सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ। सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला ललितपुर है, केवल झांसी से ही सीमा साझा करता है, इसके बाद और अन्य किसी से सीमा साझा नहीं करता है। चलिए हम एक बार मैप के माध्यम से आपको चीजें समझाने का प्रयास करते हैं। मैप के, क्योंकि मैप के माध्यम से जब आपको समझाएंगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। देखते हैं मैप को, देखिए एक बार ध्यान से। तो मैप को आप जब देखेंगे ध्यान से तो इसमें आपको क्या क्या नजर आ रहा है? तो ये जो है सहारनपुर जिला है, यहाँ पर क्या है? सहारनपुर है। इसके बाद में ये जो जिला कौन सा है? सोनभद्र है। ये जिला कौन सा है? ललितपुर है, ललितपुर। जिलों को याद रखिएगा, बहुत ही जरूरी है। ये जिला कौन सा है सर? आगरा है। ये कौन सा है सर? मथुरा है। इसके बाद में ये जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। ये जिला कौन सा है? गाजियाबाद है सर। इसके बाद में ये जिलों को आप लोग बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है, आपको याद रखना ही होगा। इसके बाद में और कौन सा जिला याद रखना होगा? एक बलिया हो गया। इसके बाद में बलिया के बाद में आपको एक याद रखना होगा शामली जिला। ये महत्वपूर्ण जिले हैं जो कि आपको याद रखने होंगे। तो यहाँ पर आपको दो तीन चीजें विशेष तरीके से याद रखनी होंगी। वो क्या चीजें हैं? जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट देखिए ये है, इसको मैप को ध्यान से समझिए। मैप को एक बार ध्यान से देखिए। जो मैंने अभी यहाँ पर जिले बताए थे इनको आप लोगों ने देख लिया होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? इसके बाद में सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? इस चीज पर भी आप लोग विशेष याद रखेंगे। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो इस चीजों को आप लोग ध्यान रखना होगा। अब देखिए, अगर हम उत्तरी जिले की बात कर लें तो उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा सर? सहारनपुर हो जाएगा, सहारनपुर। अगर हम सबसे पूर्वी जिले की बात कर लें सर, कौन सा हो जाएगा? बलिया जिला है जो, वो सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा, यानी ईस्टर्न साइड का हो जाएगा। और सबसे अगर दक्षिणी जिले की बात कर लें तो वो कौन सा हो जाएगा सर? सोनभद्र हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम सबसे पश्चिमी जिले की बात कर लें तो वो कौन सा हो जाएगा सर? शामली जिला है जो, वो सबसे पश्चिमी जिला है। क्या हम ये बात कह सकते हैं?
ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट हो जाएगा। तो इस चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना होगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो नॉर्थ में कौन सा हो जाता है, सहारनपुर, ईस्ट में बलिया, साउथ में सोनभद्र और वेस्ट में शामली। तो इन चीजों को याद रखने के लिए कि आप कैसे याद रख सकते हैं, यस बी यस यस, इस तरीके का क्रम चलाइए, यस बी यस यस, इस तरीके का क्रम चलाइए, जैसे सुई घूमती है, तो यस बी यस यस के नाम से आप लोग याद रख सकते हैं। बहुत ही जरूरी है और याद रखना भी जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए ज्यादा जरूरी बन जाता है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं किस बारे में, कि अगर हम ईस्ट से ये जो, अगर आप इसको पूरा लाइन नीचे तक लाएंगे और इस जगह तक लाएंगे और आगे तक इसको ले जाकर जोड़ देंगे। चलिए दूसरे मैप में समझते हैं। यहां पर समझिए, अगर हम नॉर्थ से और इसके बाद में यदि हम साउथ की ओर जाएंगे, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, यहाँ पर तो पूरा इमेज ही हो रहा है। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। इसके बाद में ये क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, मैंने जब यहाँ से लाइन ड्रॉ की है, जब जब लाइन ड्रॉ की है, तो ये देखिए ऊपरी साइड कौन सा जिला, सहारनपुर टच हो रहा है। अगर हम बात करें ईस्ट साइड कौन सा जिला टच हो रहा है, बलिया जिला टच हो रहा है। इसके बाद में ये कौन सा जिला है, ये सोनभद्र जिला पड़ता है ना, तो सोनभद्र टच हो रहा है दक्षिणी साइड में। अगर हम पश्चिमी साइड की बात करें तो कौन सा, शामली जिला टच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर जब ये आपको बॉक्स बन गया, अब सपोज ये करते हैं कि आपको ऊपर से यानी उत्तरी जिले से दक्षिण की साइड जाना है, तो ऊपर से नीचे तक की ये बीच की दूरी कितनी पड़ेगी सर, ये दूरी कितनी पड़ेगी। और ये बहुत जरूरी है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, दूरी कितनी पड़ेगी। और इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब आप ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट जाते हैं तो दूरी कितनी पड़ती है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है और बहुत बार इस चीजों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग इसका विशेष तरीके से याद रखेंगे, और चाहे आप रट लीजिए कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपको याद रखना होगा। अगर हम ईस्ट से वेस्ट जाते हैं, वेस्ट से ईस्ट आते हैं, तो हमें कितना चलना पड़ेगा, 650 किलोमीटर। कितना चलना पड़ेगा सर, 650 किलोमीटर। यदि हम नॉर्थ से साउथ जाते हैं या साउथ से नॉर्थ आते हैं, तो सर कितना चलना पड़ेगा, 240 किलोमीटर चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा सर, 240 किलोमीटर। यानी इस दूरी की अगर बात कर लेते हैं तो ये कितनी हो जाती है, 650 किलोमीटर। और अगर हम इस दूरी की बात करते हैं तो ये हो जाती है 240 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक आने में और ईस्ट से वेस्ट जाने में जो दूरियां हैं वो किस प्रकार से पड़ती हैं, वही चीज मैंने आपको यहाँ पर बताई है। तो इसका भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के बारे में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, ये बताइएगा, आनंदीबेन पटेल है। अगर उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल की बात की जाए, सबसे पहले जब संयुक्त प्रांत नाम था, तब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, सर हरकोर्ट बटलर। 3 जनवरी 1921 को बने थे और 21 दिसंबर 1922 तक रहे थे। इसके बाद में अंतिम राज्यपाल संयुक्त प्रांत के कौन थे, 7वें नंबर के सर फ्रांसिस बार्नर बाइली, जो कि 7 दिसंबर 1945 को बने थे और 14 अगस्त 1947 को इनकी रिटायरमेंट हुई थी। आजादी के बाद जो पहले राज्यपाल की बात की जाए तो श्रीमती सरोजिनी नायडू,
जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल है और संविधान सभा की सदस्य भी थी। तो ये आजादी के बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी श्रीमती सरोजिनी नायडू। 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक रही थी। आजादी के बाद में जो अंतिम राज्यपाल थे वो कौन है? श्री एचपी मोदी, 1949 से 25 जनवरी 1950 को। इसके बाद में जब उत्तर प्रदेश का गठन हो गया, इसका नामकरण हो गया उत्तर प्रदेश का, तब राज्यपाल जो बने थे वो कौन बने थे? श्री एचपी मोदी, 26 जनवरी 1950 को 1 जून 1952 तक रहे थे। इसके बाद में जो उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह है वो कहां से लिया गया है? लखनऊ के रूमी दरवाजा से लिया गया है। और जुड़वा मछली देखी होंगी आपने, राज्य चिन्ह देखा होगा, उसमें देखिए यहाँ पर मैंने थंबनेल में भी यूज किया है, तो इसको आप लोग एक बार ध्यान से देखिए। ये देखिए जुड़वा मछली प्रयोग की गई है ना, तो ये कहां से लिया गया है? ये रूमी दरवाजा से लिया गया है। किस जगह से लिया गया है सर? ये सर रूमी दरवाजा से लिया गया है। इसको नोट कर लीजिए कहीं ना कहीं पर, कहां से लिया गया है सर? रूमी दरवाजा से लिया गया है। अच्छा, रूमी दरवाजा है कहां पर? क्या हो रहा है? रूमी दरवाजा, और रूमी दरवाजा है कहां पर? लखनऊ में स्थित है। किस जगह स्थित है? लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी भी लखनऊ है। यहाँ एक टॉपिक यहाँ पर छूट रहा है, उसको भी पूरा कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद में ये वाला जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है ये एंड हो जाएगा। इसके बाद में हम आगे चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको जिलों के बारे में तो समझ में आ ही गया होगा कि कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं। ये ललितपुर जो जिला है ये उत्तर प्रदेश के साथ जो उत्तर प्रदेश के केवल एक जिले के साथ, झांसी जिले के साथ सीमा साझा करता है, केवल एक जिले के साथ यहाँ से। बाकी ये तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। इस चीज में आप लोग विशेष याद रखेंगे। और इसके बाद में जो सोनभद्र है सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पर आपको बिहार मिल जाएगा देखने को, इसके बाद झारखंड मिल जाएगा और छत्तीसगढ़ भी इधर मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश भी मिल जाएगा। तो 4 राज्यों के साथ सोनभद्र जिला जो है वो सीमा साझा करता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अब हम यहाँ पर किस बारे में बात करते हैं? हाँ, एग्जाम वेब ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत ही जरूरी है। और ये आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा सहायता करेगा, क्योंकि इसमें आपको 49 रुपए में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जो कि सभी एग्जाम के लिए होगी, जिसमें आपको मोस्टली हर एग्जाम कवर किया जाएगा। तो इसकी टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। 49 रुपए में ऑल ओवर इंडिया के 250 प्लस मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। 250 प्लस गवर्नमेंट जॉब के मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। हाँ, हम किस बारे में चर्चा करने वाले थे? चर्चा करने वाले थे उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजधानी, सॉरी, उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो कौन सी है? वर्तमान में लखनऊ है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अभी यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, और हो सकता है आपके आरओ एग्जाम में भी आ जाए। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। लेकिन लखनऊ जो राजधानी है ये कब बनाई गई थी? 1935 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1935 में, पूर्ण रूप से। शब्द याद रखिएगा, पूर्ण रूप से। सर ये शब्द क्यों बोला है? क्योंकि 1921 से 1935 तक भी राजधानी क्या रही थी? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ रही थी। और ये कब बन रही थी? ये आंशिक रूप से रही थी, आंशिक रूप से। तो इसीलिए आपको ये शब्द याद रखना होगा, आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से। यूपी ट्रिपल एससी ने जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था आंशिक रूप से, कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आंशिक रूप से कब बनाई गई थी? तो कब बनाई गई थी? 1921 ईस्वी में बनाई गई थी, 1935 ईस्वी तक रही थी, और 1935 ईस्वी में पूर्ण रूप से लखनऊ राजधानी बना दिया गया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी 1836 में, 1836 की अगर बात की जाए तो 1836 से 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या रही है? आगरा रही है। और अगर प्रयागराज की बात कर लेते हैं तो 1858 से 1921 तक राजधानी क्या रही है? प्रयागराज रही है। राजधानी क्या रही है? प्रयागराज रही है। और 1921 से 1935 तक राजधानी क्या रही है? लखनऊ रही है। लेकिन जब ये राजधानी रही थी 1935 तक, तो कैसे रही थी? आंशिक रूप से रही थी, आंशिक रूप से। और 1935 से अब तक
1935 से अब तक नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1935 करना है। 1935, 1935 में कौन सी राजधानी बनी थी? लखनऊ राजधानी बनी थी, लेकिन ये बनी थी पूर्ण रूप से। कैसे बनी थी? पूर्ण रूप से। तो इस वाले बॉक्स को आप लोग अच्छे तरीके से रट लीजिए, याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इस वाले बॉक्स को याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क करिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये डाटा जो मैं दिया हूँ, तो ये डाटा भी आप लोग याद कर लीजिएगा, जरूरी है, पूछा भी जाता है। और इसके बाद में मंडलों की संख्या और मंडलों में कौन सा है, और यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग अच्छे से रट लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और इसकी पीडीएफ जब निकलवाइएगा तो इसमें आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं, और हमारा जो उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय वाला लेक्चर है वो एंड होता है, और कंप्लीट लेक्चर मैंने यहाँ पर आपको करा दिया, कंप्लीट टॉपिक कवर करा दिया है। ऐसे ही हम 14 टॉपिक पढ़ेंगे, और 14 के 14 टॉपिक को खूब अच्छी तरीके से पूरा डिस्कस करेंगे। चलिए एक चीज और देख लेते हैं कि हम वो 14 टॉपिक कौन से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस भी तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सिलेबस है जो आएगा। तो वो 14 टॉपिक कौन कौन से आने वाले हैं उसके बारे में भी हम जान लेते हैं एक बार। उत्तर प्रदेश विशेष यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल है जो, उसमें जो 14 टॉपिक हैं, 14 लेक्चर के अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे वो कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हम ध्यान देंगे। एक टॉपिक कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। दूसरा कौन सा है? कलर चेंज करता हूं यहाँ, उत्तर प्रदेश का इतिहास। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन, यहाँ से लगभग 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा टॉपिक कौन सा है? उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति। उत्तर प्रदेश नहीं लिखेंगे बार बार, उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति। यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथा टॉपिक कौन सा है? शैक्षणिक परिदृश्य। ये बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जो इनमें लिस्टिंग होगी वो मैं आपको कराऊंगा, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश पर्यटन, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। और छठा टॉपिक है जलवायु एवं मृदा, जलवायु एवं मृदा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में सातवां टॉपिक कौन सा है? वन एवं वन्यजीव, यहाँ से लगभग 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, वन एवं वन्यजीव, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आठवां टॉपिक कौन सा है? आठवां टॉपिक है अपवाह प्रणाली, अपवाह प्रणाली यानी जो ड्रेनेज सिस्टम है उससे भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नौवां टॉपिक कौन सा है? नौवां टॉपिक अपवाह प्रणाली के बाद में खनिज एवं खनिज उद्योग, बहुत छोटा टॉपिक है और 1 क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं कि खनिज एवं खनिज उद्योग, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कौन सा खनिज कहाँ पर पाया जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद में अगर 10वें टॉपिक की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन। इसके बाद में 11वां टॉपिक कौन सा हो जाएगा? जनजातियां, बहुत ही छोटा टॉपिक है ये भी, जनजातियां, यहाँ से 1 क्वेश्चन और यहाँ से 2 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। और 12वां टॉपिक कौन सा है? परिवहन एवं संचार। 12वां टॉपिक कौन सा है सर? परिवहन व संचार है।
यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और सर 13वां टॉपिक कौन सा है? राजनीति एवं प्रशासन, जिसमें हम डिटेल से वो चीज़ें पढ़ेंगे जो यहाँ पर परिचय में डिटेल से नहीं पढ़ पाए हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ पर हम डिटेल से पढ़ेंगे राजनीति एवं प्रशासन वाले टॉपिक से। और यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद में 14 नंबर का टॉपिक और लास्ट टॉपिक है जो वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश की जनगणना, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको हम जनगणना वाले टॉपिक में भी पढ़ेंगे। एवं विविध, जो भी बचे हुए चीजें हैं वो भी हम इसमें कवर कर लेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना एवं विविध में। तो ये जो आपके टॉपिक हैं इनको आपको पढ़ना होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको कवर कराऊंगा। 14 से 15 लेक्चर के अंतर्गत कंप्लीट यूपीजी के करा दूंगा। और ये गारंटी है हमारी कि आप यूपीजी के में अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 के 10 करके आएंगे। हमारे अगर इस लेक्चर को आपने लिया होगा, आने जितने भी आगे जितने भी लेक्चर आ रहे हैं उन लेक्चर को अगर लिया होगा तो आप 10 के 10 क्वेश्चन करके आएंगे। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो सभी क्वेश्चन करके आएंगे। साथ में ही हम करंट अफेयर्स भी धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे। और ये यूपीपीसीएस आरओ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो इसको आप लोग जरूर सेव कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट मैं आपको बनाकर दे दूंगा और वहां से आप कभी भी लेक्चर ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे जो भी हमारा एक अच्छा सा टॉपिक होगा उसको हम पढ़ेंगे, कवर करेंगे।